हेलो स्टूडेंट, लास्ट हमारा जो लेक्चर था दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसको एक स्टेप में आगे बोल रहा हूं. जैसे कोई पर्सन आपके साथ डिस्कशन कर रहा है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है उससे हमें पता चल जाता है कि पर्सन सुरती है, काठियावाड़ी है, ऐसा हम नॉर्मली बोलते हैं, बिहारी है, यूपी है, भैया है, वॉटेवर. तो वो नेचर से हमें पता चल जाता है. तो इसमें ऐसा ही कुछ है कि आपके सामने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा मान लो. अब वो इलेक्ट्रॉन स्पेस में इसका कौन सा एरिया है, किस एरिया से वो रहने वाला है, वो आपको जानना है. तो आपके पास भी उसका नेचर होना चाहिए. क्लियर? और ये नेचर जो है उसमें दो तीन बातें हैं. पर्सन में तो लैंग्वेज से पता चल जाता है, कभी कभी लुक की भी जरूरत होती है. ऐसे दो तीन होते हैं कुछ इश्यूज. लुक, लैंग्वेज, इससे हमें परफेक्टली आइडिया हो जाता है कि हाँ ये पर्सन इस स्टेट का है. वो भी क्लियर हो जाता है. स्टेट का पता चल जाता है, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाता है, गांव का पता भी चल जाता है ना. तो इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा है. तो इलेक्ट्रॉन के घर तक आपको पहुंचना है तो आपके पास उसकी एनर्जी, यस, वो होनी चाहिए. एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए. और अभी दो तीन बातें और है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एनर्जी से हमें पता चल जाता है कि वो किस सेल में है. और एनर्जी की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमने पढ़ लिया. बाद में वो सेल के अंदर सब सेल होते हैं जिसको अलग अलग नाम से कुछ लोग ऑर्बिटली डायरेक्ट बोल देते हैं, कुछ लोग सब सेल भी बोलते हैं. तो उसके लिए आपको एंगुलर क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया. मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का जो पैरामीटर है, जो उसका नेचर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर है. तो उसको लेके हम इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचते हैं. तो अब तक हम कहां तक पहुंचे आपको पता है. सब सेल तक पहुंच गए या तो ऑर्बिटल तक पहुंच गए. अब यहां भी मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं आपको. नॉर्मली बोहर ने भी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अभी जो हम सेल की बात कर रहे हैं दैट इज लाइक ऑर्बिट बट नॉट स्क्रोडिंजर, नॉट बोहर ऑर्बिट. ओके, तो एक्चुअली इस स्क्रोडिंजर की ऑर्बिट है. फिर से एक बार मैं क्लियर करवा देता हूं, पूरा क्लियर. स्क्रोडिंजर्स ऑर्बिट. ओके, हाँ, ये मेन जो सेल बोलते हैं, अभी नई बुक में इसको सेल बोलते हैं. यस, ये सेल हो गया आपका. दोनों सेम ही है. ओके, पुरानी बुक में ऑर्बिट से स्टार्ट होता था. ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है, ये जो एसपीडीएफ है वो. और अभी नई बुक में सेल के अंदर क्या होता है, दैट इज सबसेल. ये दोनों सेम हो गए. कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा क्लियर कर देता हूं. ओके, और ऑर्बिटल के अंदर मैंने आपको बताया था सब ऑर्बिटल, यस, ऐसा हम बोलते हैं. और यहाँ सबसेल आपने लिखा तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्बिटल. यस, क्लियर. तो ये जो नई पैटर्न है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसमें ए पैटर्न है. फिर भी आप देखना सबसेल जो है, सबसेल मतलब एस पी डी एफ, ये सब सबसेल है एक्चुअली. फिर भी टेक्स्ट बुक में सबसेल भी लिखा होगा, ऑर्बिटल भी लिखा होगा, आप देख लेना. और आगे पी एक्स पी वाई पी जेड है, उसको भी ऑर्बिटल ही बोलते हैं. तो ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन फाइनली ऑर्बिटल वर्ड है दैट इज फिक्स्ड. वो फिक्स है. ऑर्बिटल वर्ड दैट इज फिक्स्ड. ओके, सो फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है वो एरिया में है, वो तो मैंने आगे भी आपको बता दिया है. तो ये पॉइंट थोड़ा आपका क्लियर होना चाहिए. ओके, तो हम यहां तक पहुंच गए हैं, आई थिंक यहां तक पहुंचे. क्लियर. अभी हमें यहां तक जाना है आगे. आप सब ऑर्बिटल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, ठीक है. तो सबसे पहले थर्ड, और उसके लिए एक और क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेक्स्ट बुक में लिखा है ऑर्बिटल, और
ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, एक्चुअली ये जो p है, p उसके 3 पार्ट है एक्चुअली, px, py और pz है p ऑर्बिटल, लेकिन उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, मतलब 3 एरिया में डिवाइड हो जाता है। अब उसको कैसे हम समझे, तो उसके लिए बोहर का जो हमारा मॉडल था उसमें एक लिमिटेशंस में एक पॉइंट था, आपको पता है, ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट का मीनिंग क्या था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसका स्प्लिटिंग हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ज़ीमैन इफेक्ट। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा क्यों हुआ वो बोहर ने नहीं बताया था, वो उसकी लिमिटेशन में आ गया था। तो यहाँ पे ये जो ज़ीमैन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से थोड़ा आपका क्लियर हो सकता है, और यहाँ से हमें ये जो पार्ट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, वो सबको पता है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, ओके, व्हाट हैपन, electrical and magnetic field produce, क्लियर होना चाहिए। ओके, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है वो मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन, ऐसे घूमता है, रोटेट्स अराउंड न्यूक्लियस, दैट इज ऑर्बिटल मोशन। सो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये पहले क्लियर होना चाहिए, ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, if external magnetic field applied, then अब बाहर से कोई फील्ड अप्लाई हो रहा है, नॉर्मली फील्ड तो होता ही रहेगा बाहर से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब उसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है, ओके, सो इलेक्ट्रॉन present in subcell, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल। अभी मैं सबसेल वर्ड यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में, मतलब सबसेल में जब होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल which oriented in different direction, okay, and produce orbital, yes, and produce orbital, or you can say suborbital। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कि P का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, P का एग्जांपल तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। P जो सबसेल हमारा है, ये P सबसेल की बात कर रहा हूं मैं, ओके, P सबसेल का ए एरिया है। ओके, अब इसमें मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6% है, ऐसा मान लो। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रियल में सब साथ में नहीं होते, फिर भी एक शुरू बॉटम ऑफ स्टार्ट यहां से करते हैं। मान लो कि ए एरिया में 6 लोग हैं, यहां पे मान लो कि खड़े हो गए 6 लोग, ऐसे चलो एक साथ है, चलो ठीक है। अब कुछ हुआ, सर क्या हुआ? अर्थक्वेक, ऐसा मान लो। जैसे ही अर्थक्वेक हुआ, क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा मुझे बताओ? तो 6 लोग भागेंगे, यस। अब मुझे बताओ, ये 6 लोग भागेंगे, ऐसा जरूरी है कि सब एक ही डायरेक्शन में भागे? नहीं, जरूरी नहीं है। तो यहां पे हो जाता है, ये 2 लोग हैं, मान लो कि इस डायरेक्शन में गए, 2 लोग हैं वो इस डायरेक्शन में गए, 2 लोग हैं वो दूसरी डायरेक्शन में गए। उसका मीनिंग हुआ
ये दो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ऐसे मान लो। तो इसका मीनिंग हुआ ये पूरा जो एरिया था वो यहां से गया और नए 3 एरिया आपको नहीं मिल गया कि नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल और यू कैन से सब ऑर्बिटल। अब बात समझ में आ रही है? तो 3 एरिया जो डिवाइड हुए, वन इज px, अनदर इज py एंड थर्ड इज pz। मतलब आपके पास जो p सब सेल है, p सब सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो p सब सेल 3 एरिया में डिवाइड हो जाता है। आप बोलोगे सर एस में क्या होगा? एस में ऐसा नहीं है, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो कि 2 पर्सन ही खड़े हैं और अर्थक्वेक हुआ तो दोनों पर्सन एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे, या तो इधर या तो इधर या तो कहीं पर भी। तो यहां से एरिया तो नया एक ही मिला ना, एक था और एक मिला, कोई फर्दर ओरिएंटेशन नहीं होगा। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन उसको ऐसे हैंडल करना है। डी ऑर्बिटल का इनिशियल एरिया बड़ा है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑब्वियसली एरिया बड़ा ही होगा, 10% का एरिया, तो वहां पे 5 ओरिएंटेशन हो जाते हैं। एक ऑर्बिटल का एरिया उससे भी बड़ा है तो उसमें 7 डिवीजन हो जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट हो रही है दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और कोई भी मैटर है वो फील्ड में तो आने ही वाला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उसके पास परमानेंट होता है और इसीलिए p ऑर्बिटल p सबसेल है वो डिवाइड हो ही चुका है, px py और pz में डिवाइड हो जाता है। और ये जो जो एरिया आपको यहां मिलता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है with the help of quantum number and that is orbital magnetic quantum number, उससे आइडेंटिफाई होता है। ओके, तो यहां से एक पॉइंट ले रहा हूं मैं। अब देखो कितने एरिया मिलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एरिया, तो उसे पता होना चाहिए। ओके, सो एरिया वर्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, वो तो समझने के लिए है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, यस, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस इंपॉर्टेंट है और इसकी फॉर्मूला है 2l+1। ये फॉर्मूला से आपको नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एस सबसेल, एस सबसेल की बात कर रहे थे, एस इसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो एस के लिए मुझे बताओ नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या होंगे, बताओ। एस का एल कल बता दिया 0 +1, सो आंसर 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, एस का एक ही ओरिएंटेशन होता है। अभी बताया ना 2 थे तो इधर चले गए, दूसरे को फर्दर पार्ट है ही नहीं। ओके, एस का एक ही ओरिएंटेशन। चलो पी बताओ, पी सबसेल, पी के कितने पार्ट हो जाएंगे, 3। देखो 2 1 +1 दैट इज 3। ये 1 कहां से आया, कल बताया था ना पी का L1 होता है, यस। बाद में डी के लिए 2 2 +1 दैट इज 5। एफ के लिए 2 3 +1 दैट इज 7। हमें डी एफ तक जाता है, आगे आप जा सकते हो जी एच ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमें जाना है। तो ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है वो आपको मिलेगा। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है पार्ट, कितने ओरिएंटेशन मिलेंगे, कितने पार्ट्स मिलेंगे, कितने नए एरिया मिलेंगे, वो डिसाइड हो रहा है यहां से। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ओरिएंटेशन, हाँ अब हर एक पार्ट की एक वैल्यू होगी तो वो आइडेंटिफाई होगी ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया है। ओके, तो एस के कितने पार्ट, एस इटसेल्फ इज अ वन पार्ट, उसके कोई फर्दर पार्ट है ही नहीं। ओके, पी सबसेल डिवाइड इनटू 3 ऑर्बिटल, क्लियर। डी सबसेल डिवाइड इनटू 5 ऑर्बिटल एंड एफ सबसेल फाइनली डिवाइड इनटू 7 ऑर्बिटल, क्लियर। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईच लिख रहा हूं मैं, ईच ओरिएंटेशन described by quantum number and that is ml, क्लियर। तो उसकी फॉर्मूला है ml, ऐसे लिखते हैं, -l
टू प्लस एल और प्लस एल टू माइनस एल, माइनस एल टू प्लस एल और प्लस एल टू माइनस एल। 1 मिनट। ओके, माइनस एल टू प्लस एल और प्लस एल टू माइनस एल, तो इस बेस पे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो कि s ऑर्बिटल है, उसका पार्ट तो एक ही है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, तो यहां से पता चलेगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं फॉर s, नाउ फॉर s l is equal to 0, so what is the value of ml, or simply you can write m, तो put l equal to 0, तो माइनस 0 टू 0 इट मीन 0, तो s के लिए l भी 0 और m भी 0 हो जाएगा। फॉर p, p के लिए l क्या था 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, माइनस 1, बीच में कौन आ जाएगा 0 और प्लस 1, तो एक वैल्यू हो जाएगी px, सर ये py नहीं, इसको py रखो और इसको रखो pz, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी उसमें 0 वैल्यू z को देना है बस। क्लियर? तो m की 3 वैल्यू हो जाएगी, तो याद रखना l1 है, तो m की रेंज क्या होगी -1 टू +1, ई रेंज से m बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? उसके बाद d के लिए l क्या है 2, d के लिए l2 है, तो m की रेंज क्या होगी बताओ, -2 -1 0 +1 और +2, 5 पार्ट तो पहले से बोल दिया मैंने। Now what is the value of m for each part, तो जो 5 पार्ट है उसकी वैल्यू आ गई -2 -1 0 +1 +2, इसको हम बोलेंगे -2 को सपोज d xy, -1 yz, ये 0 वाला इसको बोलना है dz², ओके, इसको बोलना है dxz और dx² -y², ऐसे कोई फिक्स नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। और फाइनली f जो है दैट इज n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो टोटल कितने पार्ट हो गए 7, आगे 7, और हर एक पार्ट की वैल्यू है, उसके नेम अभी फिक्स नहीं हुए हैं, लेकिन n l और m कौन किस पे डिपेंड है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो m है वो l पे डिपेंड है, कैसे पता चलेगा, उसकी फॉर्मूला से। क्लियर? m है वो n पे डिपेंड होता है, वो भी क्लियर होना चाहिए। और रिलेशन कल ये तो बताया था मैंने, आज ये रिलेशन आएगा, ये दोनों सेम हो सकते हैं। देखो l इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, l और m दोनों सेम हो सकते हैं या तो 2 से कम। क्लियर? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। मतलब आपके पास ये तीनों क्वांटम नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, एग्जैक्टली वो किस एरिया का है वो पता चल जाएगा। मान लो कि हमें पता चला कि चलो इलेक्ट्रॉन आपके सामने कोई है, इलेक्ट्रॉन ने बताया कि आए मेरे लिए n इक्वल टू 3, ऐसा उसने बोल दिया, चलो इलेक्ट्रॉन ने बोल दिया। क्लियर? तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल का है। क्लियर हो गया? ओके, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड सेल जो है, थर्ड सेल उसमें s भी है, p भी है और d भी है, 3 होते हैं, आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन s का है, p का है कि d का है वो कैसे पता चलेगा, तो उसने बताया कि मेरा l1 है, ये उसने बता दिया, ठीक है, और l1 बता दिया तो वो इलेक्ट्रॉन 3p का है, वो भी फिक्स हो गया, ये बात भी सही है। क्लियर? ओके, अब 3p में पार्ट है, अभी हमने देखा 3p के 3 पार्ट होते हैं, 3px 3py और 3pz। अब क्या करोगे, 3px 3py और 3pz, तो उसके लिए उसने बोल दिया मेरा m 0 है, चलो 0 बोल दिया,
ये रहा 0 मतलब pz, तो फिक्स हो गए 3pz है। क्लियर? तो आपके पास एक 3 क्वांटम नंबर है पर्टिकुलर, तो हम 3pz तक जा सकते हैं। क्लियर? यदि इलेक्ट्रॉन ने ये नहीं बताया तो हम इतना बोल सकते हैं कि ये 3p का मेंबर है। चलो उसने ये भी नहीं बताया तो वो थर्ड सेल में है, इतना ही पता चलेगा। सेल भी नहीं बताया तो वो स्पेस में है, जाओ ढूंढो। बात समझ में आ रही है? ओके। तो इस बेस पे तीनों क्वांटम नंबर होते हैं। n जो है n रिप्रेजेंट क्या करता है आपको पता होना चाहिए। n रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, l रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और m रिप्रेजेंट क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन की ये 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्लियर? ये 3 इंफॉर्मेशन यदि आपके पास है तो आप आराम से जा सकते हो। कहां तक? ऑर्बिटल तक जा सकते हो। लेकिन याद रखना ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के किस मोशन के बारे में है? ऑर्बिटल मोशन की बात है, इसके साथ है एसोसिएटेड है। तो इलेक्ट्रॉन के 3 नेचर आपके पास होने चाहिए। ओके, n l और a, इतना क्लियर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक मत पढ़ना, ये जो मैंने अभी जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल देना और उसको अच्छी तरह पढ़ते रहना, ठीक है? तो इस पेज पे आपको पढ़ना है। ये 3 क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रोडिंगर ने ही बताए थे, तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो 3 क्वांटम नंबर तो हो गए, अब है तो 4। अब बात आती है 4th क्वांटम नंबर की। अब वो क्या है? तो बोहर का एक जो मॉडल था उसमें एक लिमिटेशन वो भी थी, आपको पता होगा, वो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो कहीं कहीं डबलेट ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट था, जब 2 मिक्स हो जाते ऐसे कुछ था मतलब। और ये क्यों हो रहा है इसका आंसर भी बोहर के पास नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे एक नई इंफॉर्मेशन भी आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ये हो गया आपका टॉपिक, प्रैक्टिस हम बहुत करेंगे, टेंशन मत लो अभी। हाँ, अब एक और क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं नंबर 4, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अब ये क्या चीज है? तो अब देखो, फिर से मैं पी को पकड़ रहा हूं, थोड़ा एग्जांपल के फॉर्म में जाएंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना इलेक्ट्रॉन में तब पागल हो जाओगे, दिखाई नहीं देता इलेक्ट्रॉन। ये जो 6 लोग थे पहले मैंने बताए थे आपको, ठीक है? जब अर्थक्वेक, उनको लगा कि अर्थक्वेक हो रहा है, ओके, तो कितने पार्ट में डिवाइड किए थे मैंने? 3 पार्ट में। यस, ऐसा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किए थे, ठीक है? तो ये px py pz हो गया एरिया। ओके, हर एक पार्ट में कितने लोग मैंने बताए थे? 2 बताए थे। यस, क्लियर? ओके, ये बात हो गई क्लियर। अब आपको क्या लगता है ये 2% जो है उनमें भी कुछ वेरिएशन होगा कि नहीं होगा? कुछ वेरिएशन होगा। क्या होगा बताओ? APX है, AP है, P मतलब L1, ये तो फिक्स है। हाँ, P का L1 होता है। हाँ, मतलब ये 6 है, 6 का एंगुलर मोमेंटम तो सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन में 3 पार्ट हो गए। ओके, चलो अब मुझे बताओ, ये जो 2% है, ए n इज इक्वल टू, मान लो कि 3 के है। 3 मतलब कौन सा सेल हुआ? थर्ड सेल। तो ये 2 जो है वो भी थर्ड सेल के ही है, ये 2 भी थर्ड सेल के ही है, और ये 2 भी थर्ड सेल। n तो तीनों का सेम होगा। ओके, तीनों ग्रुप का सेम होगा। ओके, बाद में l इज इक्वल टू, मतलब p p p है, ये px है, ये py है और ये pz है।
मतलब ये तीनों का एल भी सेम होगा, दैट इज 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ये भी सेम है। तो तीनों में वेरिएशन जो आया, मतलब ये तीनों में जो वेरिएशन आया है वो भी जो 3 पार्ट हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं, ओरिएंटेशन के बेस पे हुए हैं। तो ओरिएंटेशन है दैट इज एम, तो ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है। चलो यहां तक हम पहुंच गए हैं। मतलब ये दोनों जो है, ये दो, इसकी ये वैल्यू है, यस, ये दोनों की ये वैल्यू है, ये दोनों की ये वैल्यू है। बात समझ आ रही है? हाँ। तो टोटल 2 4 6 जो पर्सन है, 6 पर्सन के लिए n की वैल्यू तो सेम है, l की वैल्यू भी सेम है। तो डिफर जो हुए अभी 3 पार्ट में वो m से डिफर हुए हैं। अब क्या हो रहा है वो देखो। अब क्या होगा, अब ये 2 पर्सन है उसमें भी थोड़ा वेरिएशन आने वाला है। वो कैसे होगा? तो जो 2 पर्सन भागे हैं एक डायरेक्शन में, मान लो, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं। एक ऐसे, देखो इलेक्ट्रॉन के बेस पे जा रहा हूं मैं, ऐसे लाइक दिस, और दूसरा ऐसे लाइक दिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये मोशन को क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन? स्पिन मोशन। और स्पिन मोशन जो है वहां से भी 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 ही क्यों? हर एक में से 2 ही होंगे, क्योंकि एक 2 ही पर्सन 2 कर दिए मैंने ना, तो इसके तो 2 ही पार्ट हो गए लाइक दिस, इसके भी 2 पार्ट हो गए, इसके भी 2 पार्ट हो गए। अब कोई तीसरा पार्ट पॉसिबल है ही नहीं, और इसीलिए ये डिवाइड हो गया, यस ऐसे। और एक पर्सन ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूमेगा। और ये जो 2 वैल्यू है दैट इज आइडेंटिफाइड बाय दिस क्वांटम नंबर, and that is given by 2 scientists. One is Uhlenbeck and second is गाउड्समिट, ऐसे कुछ साइंटिस्ट है गाउड्समिट। इन दोनों ने इसको आइडेंटिफाई किया था, और इसका सिंबल है S, आप लिख सकते हो। और इसकी 2 ही वैल्यू फिक्स कर दी, +1/2 एंड -1/2, क्योंकि या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉक। स्पिन मोशन जो होते हैं उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं। जैसे हमारा जो अर्थ है वो भी स्पिन मोशन में होता है, ऑन एक्सिस पे रोटेट होता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मोशन है। सोचो, तो बेसिकली हमने किया क्या पता है? हर एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर दिया डिफरेंट डिफरेंट नेचर के बेस पे, नेचर के बेस पे डिफाइन। ए पी का कॉन्सेप्ट था। पी में जो 6 पर्सन थे सबका नेचर, उनका देखो एन सेम है, एल सेम है, एम में वेरिएशन आया था। ए दोनों का एम से -1, लेकिन ये 2 जो है उसमें ए पर्सन जो है उसका एस हो जाएगा +1/2, और दूसरा जो पर्सन है उसका एस हो जाएगा -1/2। इसका मीनिंग हुआ कोई भी ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल है या सब ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों को आपको सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो किस क्वांटम नंबर से होगा? दैट इज ओनली एस। इन दोनों को सेपरेट करना है तो एस से ही होगा। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है। भी और भी बहुत प्रैक्टिस हमें करनी है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे 4 क्वांटम नंबर हमारे पास है। तो बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक था वो टेक्स्ट बुक में तो ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया नहीं है, लेकिन हमें उसको डिवाइड करना है 1 by 1। अब एक्चुअली थोड़ा मैं आपको बताऊं, पिक्चर कंक्लूजन फॉर्म में ऐसे हम दिखा सकते हैं। मैंने टोटल आपको बताए थे 4 सेल के बारे में बताया था, n = 1 2 3 4। ओके, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, कितने? 60 टोटल, 60 इलेक्ट्रॉन थे। तो मैंने क्या किया था आपको पता होना चाहिए, मैंने ये जो 60 इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड किया था। आपने थोड़ा नोट डाउन किया होगा, n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। ये k सेल है, L M। हाँ, तो ये जो फर्स्ट डिवीजन जो हुआ
वो किस बेस पे हुआ वो आपको पता होना चाहिए। एक एनर्जी के बेस पे हुआ। मतलब ये 60 इलेक्ट्रॉन जो 60 इलेक्ट्रॉन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, ये जो पार्ट था हमारा n इक्वल टू 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है, टोटल 2। यस, सेकंड में कितने बताए थे याद है? 2n² 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 2n² 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन। यस, क्लियर? मतलब ये जो 60 इलेक्ट्रॉन थे उसको पहले हमने डिवाइड किया। किस बेस पे किया पता है? एनर्जी के बेस पे। मतलब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये दूर हो गया, थोड़े इससे दूर हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ये 2 से ज्यादा होगी, इनकी इससे भी ज्यादा होगी। मतलब ये 32 इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, बहुत दूर है। ठीक है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अब क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉन को और भी डिवाइड करना है। बाद में जो डिवीजन हुआ वो किस बेस पे हुआ वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा हुआ, याद है? ये जो डिवीजन हुआ वो एंगुलर मोमेंटम के बेस पे हुआ। एंगुलर मोमेंटम के बेस पे डिवीजन हुआ। ओके, ए बी एंगुलर मोमेंटम, इट मींस ए एम, अभी लिख रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम। यस, ओके, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 ही रहेंगे। यस, और एक कौन सी हो गई आपको पता है? दैट इज एस। ठीक है, अब ये जो 8 थे उसका डिवीजन हो गया। एक हुआ एस, आपको पता है, और एक हुआ पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो 8 का डिवीजन हो गया, 2 + 6। ओके, यहाँ पे एस, पी और डी। एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। 3 पार्ट हो गए, टोटल देखो 18 हो गए। यहाँ पे एस, पी, डी और एफ। एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है सबकी एनर्जी से, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है? n = 2 का पार्ट है, लेकिन उसका जो एंगुलर मोमेंटम था उसके 2 पार्ट हो गए। 2 यहाँ चले गए, 8 आ गए, 6 यहाँ पे आ गए। मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है उनका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, वो फिक्स है। ये तीनों का डिफरेंट, लेकिन ये 10 का सेम। ओके, तो ये सेकंड डिवीजन हुआ, ये एंगुलर मोमेंटम के बेस पे हुआ। उसके बाद आगे भी डिवीजन हुआ। आगे जो डिवीजन हुआ वो ओरिएंटेशन के बेस पे हुआ। आगे जो हुआ वो ओरिएंटेशन, तो एस के तो आगे जा रहे हैं तो 2 के 2 ही रहेंगे यहाँ तो। ठीक है, यहाँ भी 2 के 2 ही रहेंगे। 6 में क्या हो गया? 6 में 3 पार्ट हो गए। यस, याद हो गया? 3 पार्ट कौन से? 2 2 2 हो गए कि नहीं? मतलब ओरिएंटेशन में डिवाइड हो गए, 3 ओरिएंटेशन में। यहाँ पे वापस 2, यहाँ पे मुझे बताओ कितने? 2 2 2। पी है, पी के 3 पार्ट हो गए। चलो फिर से डी, डी के कितने पार्ट? 5, 1 2 3 4 और 5, कितने? 2 2 2 2 2। क्लियर? तो वापस एस के 2, पी के 3 पार्ट, 2 2 2, पी डी, सॉरी डी 1 2 3 4 एंड 5, और एफ के कितने पार्ट? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखोगे जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेस। ओके, अभी सब में 2 आ गए कि नहीं? अब इनको भी डिफर करना है तो कैसे करोगे? स्पिन क्वांटम नंबर से। यस, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 1, सब में हो जाएगा 1 1 1 1, ऐसे सब हो जाएंगे 1 1। अरे क्या है ये तो है मेन, तो वही तो है, सब में 1 1 हो गया। और ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये
+1/2 वाला है, A1 है वो -1/2 वाला है। क्लियर? ये पूरा डिवीजन है, मतलब ये 60 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने डिवाइड किया पहले एनर्जी के बेस पे, तो एनर्जी के बेस पे 4 पार्ट हो गए। ये 32 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, हाँ 18 से ज्यादा, लेकिन 32 की सेम होगी। ओके, फिर फर्दर डिवीजन हुआ वो एंगुलर मोमेंटम के बेस पे हुआ, तो 2 का 2 याद ही जा रहा है, लेकिन जो 8 थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, अलग हो गए। हाँ, तो ये डिवीजन हुआ, इसमें 18 के 3 पार्ट हो गए, 32 के 4 पार्ट हो गए ऐसे। तो ये जो डिवीजन होता है सबसेल के में पार्ट में, वो एंगुलर मोमेंटम के बेस पे होता है। फिर जो डिवीजन हुआ वो ओरिएंटेशन के बेस पे हुआ, और लास्ट में जो हुआ वो स्पिन के बेस पे हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको पता है, नंबर 1 एनर्जी पता है, तो आप ये इसमें जा सकते हो, बता कर किस ग्रुप का मेंबर है पता चल जाएगा। ओके, एनर्जी पता है तो आप सेल में चले गए, बाद में आपके पास एम होना चाहिए, एम मींस एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, जिससे सब सेल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बाद में वो क्लियर होने के बाद आपके पास ओरिएंटेशन की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एम की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फाइनली स्पिन की वैल्यू हो जाएगी। और ये चारों इंफॉर्मेशन आपके पास है, चारों इंफॉर्मेशन, तो आप इलेक्ट्रॉन स्पेस में किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो पूरा चार्ट ऐसा है, टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करना है, ग्रुप से उसको अलग करना है, बस किसी भी तरह। और होता ही है, हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट का नेचर अलग अलग होगा, तो मुझे को पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे उसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चलो 60 है, गांधीनगर वाले अलग हो जाओ, नरोडा वाले अलग हो जाओ, कलोल वाले अलग हो जाओ, तो सबसे पहले मैंने क्लास को डिवाइड कर दिया, किस बेस पे किया, सिटी के बेस पे कर दिया ना। मान लो कि मुझे गांधीनगर वाला स्टूडेंट है उसमें जाना है, तो एक ग्रुप अलग हो गया कि नहीं, तो अपने आप नंबर कम हो जाएंगे। क्लियर? गांधीनगर को डिवाइड किया, फिर क्या करूंगा मैं, सेक्टर, यस सेक्टर 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले अलग हो जाओ, बस ऐसे डिवाइड हो जाएंगे सब। तो फर्दर क्लासिकल हुआ, सेक्टर के बेस पे हो गया, सेक्टर में चलो स्टूडेंट आ गए, 4-5 स्टूडेंट आए एक सेक्टर में आए, मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट को पकड़ना है, चलो सेक्टर ए बी सी डी में आ जाओ। तो मेरा पॉइंट क्या है, जैसे जैसे आप एक स्टेप नीचे जाओगे ना, तो लास्ट में आपके पास एक ही बंदा होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा ही है, एक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक क्वांटम नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब टेक्स्ट बुक में तो आप पढ़ लेना स्टोरी क्या लिखी है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो एमसीक्यू फॉर्म में कैसी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब एक बार देख लेना, एक्चुअली डिवाइड करना है इलेक्ट्रॉन को, और कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइड करने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए, और बेस मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर, तो हमें 1 by 1 ये बेस लेना है। ओके, चलो अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल, यस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल, मतलब एड्रेस कौन सा गलत है। ओके, तो ऑप्शन ए n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, तीन ऑप्शन दे रहा हूं मैं, b और s में दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एड्रेस, एक्चुअली एड्रेस ही है, तो 1 by 1 आपको चेक करना है, n
एल और एम का रिलेशन। कौन किस पे डिपेंड है आपको पता है, ए में वो एल पे डिपेंड है, एल इसमें, ऐसा रिलेशन मैंने बताया। सबसे पहले ये चेक करो एन और एल का रिलेशन। बोलो एन और एल कभी सेम नहीं हो सकते, एन एल ऑलवेज लेस देन एन। तो सबसे पहले ये चेक करो आप, ये चारों का पहले ये चेक करो सही कि नहीं। 3 यहाँ इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे सही, बस ये रिलेशन सही है। क्लियर। इसके बाद ये चेक करो, तो वन बाय वन। सबसे पहले L1 है, तो मैंने बताया था M की रेंज क्या होती है, -1 से +1, तो बीच में 0 आ गया, मतलब ये पूरा सही है। ओके। L2 है और M+2 है। L2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 तक जा रही है, तो +2 रेंज में है कि नहीं। ओके, ये देखो। L1 है तो M की रेंज -1 से +1, तो +2 है, दैट इज आउट ऑफ रेंज, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। और L0 है तो M0 हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम हो सकते हैं। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ्रेंड कहाँ पे रहता है, चलो गांधीनगर सही है, सेक्टर 15, चलो ये भी सही है। ओके, और प्लॉट नंबर सपोज 200। ओके, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ईच सेक्टर हैविंग मैक्सिमम 500 प्लॉट, 500 प्लॉट, ज्यादा नहीं। तो देख लो, ये एन है, ये एल है और ये आपका एम है, समान लो। गांधीनगर सही है, चलो गांधीनगर में मैक्सिमम कितने सेक्टर है, 1 to 30, तो 15 है, वो अंदर आ गया कि नहीं, मतलब ये सही हो सकता है। और प्लॉट कितने, एक सेक्टर हैविंग 500, तो 200 भी, मतलब ये एड्रेस सही है। ओके, लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने आपको एड्रेस दिया, मैं गांधीनगर रहता हूँ, सेक्टर नंबर 15 और प्लॉट नंबर उसने लिख दिया 2000, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए सही है, लेकिन ए गलत हो गई कि नहीं, और ये गलत हो गई मतलब ये पूरा एड्रेस गलत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, मैं गांधीनगर रहता हूँ, चलो ये भी सही है, सेक्टर 35, ओके, और प्लॉट नंबर लिखा है 200। प्लॉट नंबर 200 हो सकता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 35 है ही नहीं, मतलब ये पोर्शन आपका गलत हो गया। इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ प्लॉट दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेक्टर। बात समझ आ रही है। हाँ, नंबर ऑफ सेक्टर कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ सिटी, मतलब सिटी। नंबर ऑफ सिटी कंट्रोल्ड बाय स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड बाय कंट्री, नंबर ऑफ कंट्री कंट्रोल्ड बाय कॉन्टिनेंट, एंड नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कंट्रोल्ड बाय अर्थ, एंड अर्थ कंट्रोल्ड बाय गॉड। क्लियर। तो धीरे धीरे मान गया है। तो किसी पर्सन के पास जाना है तो हम बोलेंगे चलो अर्थ पे रहता है, कॉन्टिनेंट में है, कंट्री में है, स्टेट में है, सिटी में है, सेक्टर में है, प्लॉट नंबर पे है। तो प्लॉट नंबर तक आप जाओगे तो वो पर्सन के घर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है। तो वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन स्पेस में है, स्पेस में से उसको ढूंढना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो कहां से आप करोगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अभी भी आगे बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब 2-3 फॉर्मूला जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो मैं आपको बता दूं, वो भी आप ऐड कर देना। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम एमवीआर बोहर ने फॉर्मूला दी थी, आपको पता है, बोहर मॉडल में एक फॉर्मूला थी, बोहर्स मॉडल। ये जो हमारा था उसमें mvr इज इक्वल टू हम लिखते थे nh/2π, लेकिन ये मॉडल जब दिया था तब तो इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल था। ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गया है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन वो ऑर्बिटल का होता है। ओके, तो एक फॉर्मूला आप ऐड कर दो, एंगुलर momentum for orbital is equal to h/2π under root l plus 1।
ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटल। ये फॉर्मूला याद रख लेना। एग्जाम में पूछेंगे जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में, हाँ एरिया में, तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एस ऑर्बिटल के लिए h/2π एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, 0 + 1 तो फाइनल आंसर 0 ही होगा। क्लियर। पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, तो वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π √1 1 + 2, क्योंकि पी का L1 है। ओके, तो 1 + 2 3 √3 मतलब √3h/2π लाइक दिस। ठीक है, तो डी का एफ का फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन आप लिख देना। और दूसरी एक बात याद रखना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ ऑर्बिटल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में है, शेप ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड बाय एलियास, ये भी याद रखना। ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो एल से डिसाइड होता है। क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचते हैं, हाउस ऑर्बिटल तक जाते हैं, लेकिन उसका शेप क्या होगा वो अभी हमें पता नहीं है। और शेप कैसे होगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है वहां पे, उससे डिसाइड होगा। नवरात्रि में हम डांडिया खेलते हैं कि नहीं, तो यदि आपने डांडिया सर्कुलर फॉर्म में ऐसे खेलोगे, ऐसे ऐसे राइट दिस, तो ऊपर से आप देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। यदि आप स्क्वायर फॉर्म में घूम रहे हो ऐसे स्क्वायर, तो ऊपर से आप देख रहे हो तो स्क्वायर दिखाई देगा। और आप घूमते ही नहीं हो, ग्राउंड में कोई है ही नहीं, तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अब बात समझ में आ रही है। अभी तक मैंने ऑर्बिटल के नेम डिसाइड किए हैं, उसका शेप नहीं। और शेप कैसे डिसाइड होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे वो घूमता है वो पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, उस हिसाब से उसका स्पेस शेप डिसाइड होगा। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन उसके लिए हमें किस क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एल, मतलब एंगुलर मोमेंटम। वो क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा, उसकी स्टाइल, उससे शेप क्लियर हो जाएगा। ओके, और एक लास्ट फॉर्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ये भी है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो स्पिन मोशन में भी होता है, तो उसकी भी एक फॉर्मूला है h/2π s+1। लेकिन ये फॉर्मूला में आंसर एक ही आएगा, क्योंकि s की वैल्यू तो फिक्स है, कौन सी, +1/2 और -1/2, लेकिन आपको प्लस ही लेना है, तो जो भी आंसर आएगा वो स्पिन का आएगा। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप ऐड कर देना। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नॉर्मली ये टॉपिक एमसीक्यू लेवल पे आने वाला है, तो एक दो बार थोड़ा सेट कर दो कि एग्जैक्टली है क्या एन एल एम। अभी उसमें हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत कुछ इसके अंदर है, लेकिन सब एक साथ में आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप भी पागल हो जाओगे। ओके, तो अभी इतना क्लियर होना चाहिए बस। कौन किस पे डिपेंड है, आपके ऊपर पापा का कंट्रोल, पापा के ऊपर मम्मी का कंट्रोल, होता है ना। थैंक यू वेरी वेरी मच।